Morning lecture number 13, and in today's lecture we'll be focusing on few parameters like hydrogen bond, van der Waals forces, and if time passes we'll also move to the molecular orbital theory, in short known as MOT. This is important theory. इसके ऊपर definitely there will be a question. Okay, so let's move. First, let's finish hydrogen bond. So in previous class we discussed about the hydrogen bonding in detail. उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से चीजें मूव आउट करेगी. मतलब हम लोगों ने बात की थी वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में. किस बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. उस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो रहा था कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल आपस में जब बॉन्ड बना रहे थे, इट वाज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और एक तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग था जिसका नाम था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर, इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या था? एक मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला बॉन्डिंग था और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करने वाला था. फिर वो दोनों सेम रहे तो होमो और दोनों डिफरेंट रहे तो हेट्रो. राइट, इसमें हम लोगों ने दो देखे थे, एक देखा था होमो और एक देखा था हेट्रो. आई विल गिव यू एग्जांपल नाउ, और आपको मुझे बताना है कि ये होमो है, हेट्रो है, या इंटर है या इंट्रा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ठीक है CH3 now there is a hydrogen bonding here downwards and there is a hydrogen bonding here upwards. अब इन दोनों में आप बताओ कि ये जो बॉन्डिंग यहां हो रही है ये इंटरमॉलिक्यूलर है कि इंट्रामॉलिक्यूलर है? दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो CH3COOH के मॉलिक्यूल है. दिस इज योर एसिटिक एसिड. ठीक है, इधर भी CH3COOH है, इधर भी CH3COOH है, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में आएगी? इंटर में आएगी या इंट्रा में आएगी? इंटर. This will come under the category of inter because two different molecules are bonding with each other and therefore this bonding will be coming under the category of intermolecular hydrogen bonding. अब यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने इसलिए भी दिया कि अगर आप CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट में सभी एटम्स का ऐड करके जो वेट आएगा दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर वेट. तो एक कार्बन का 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 32 59, 59 प्लस 1 60. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? इसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए 60 ग्राम पर मोल. मतलब एक मोल का वेट कितना होना चाहिए? 60 ग्राम. राइट, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो विल टेक इट एज 120 ग्राम. क्यों 120 ग्राम क्यों लेंगे? ये ऑलवेज डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किससे कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंबाइन कर रहा है. तो किसी ने बोला एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो वो 60 है, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कितना लोगे? 120. क्योंकि जहां पे भी उसके मॉलिक्यूलर वेट वाली प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है वहां पे एसिटिक एसिड ध्यान रखिएगा, इट ऑलवेज शोज एज अ डाइमर, और डाइमर के तौर पर दिखेगा, मतलब एसोसिएट होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा. पहले एक मॉलिक्यूल को था, अब दो मॉलिक्यूल को एक साथ लिखना पड़ रहा है, इसके लिए 60 into 2 will become 120. Is that clear? Everyone? पक्का? Okay. This is one example. ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि आपका एसिटिक एसिड का वेट वो डाइमर के फॉर्म में रहता है एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 120 ग्राम पर मोल, बिकॉज वो सिंगल नहीं रहेगा, वो हमेशा डबल घूमेगा.
एंड द बॉन्डिंग इज नोन एज इंटरमोलिकुलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है. Yesterday we were discussing ice, right? हम लास्ट क्लास में we were discussing ice. हम लोगों ने आइस का एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, एंड एट द मोमेंट हम आइस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने क्या बात की थी कि भाई जो आइस है उनमें 4 बॉन्डिंग हो रही है, एक इधर से, एक इधर से और 2 लोन पेयर से, और उस कारण से एक 3 डायमेंशनल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बन रहा था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज था, राइट? ये 2 लोन पेयर थे और ये 2 बॉन्ड पेयर थे, यहां से बन रहा था एक किधर जा रहा था, एक किधर जा रहा था, और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनते जा रहा था. कुछ इस तरीके से वो आगे चीजें बढ़ती जाएगी. कुछ इस तरीके से इट विल बी एक्सपांडिंग कंटिन्यूअसली. आइस में हर एक एटम जो है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, 2 H से और 2 लोन पेयर से. तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे थे? 4 बन रहे थे. जैसा अभी हम इस एक को कंप्लीट कर ही लेते हैं. कुछ इस तरीके से. अब क्या होगा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी स्कूल में कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, Have you read this? That the density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Why? समझ में आता है कि तो मास तो नहीं बदलता है ना, लिक्विड हो या सॉलिड हो, जो भी है वॉल्यूम और डेंसिटी का खेल है. तो वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि वो 4 डिग्री, मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक डेंसिटी का, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा. इफ अ प्लॉट टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ, तो डेंसिटी पहले बढ़ रही है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो मैक्सिमम है, और फिर उसके बाद कम हो रही है, मतलब पहले बढ़ रही है बाद में कम हो रही है, बस ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मैक्सिमम है. 4 से पहले भी कम है, 4 के बाद भी कम है. मास तो हम बदल नहीं सकते मॉलिक्यूल्स का, बोलो. हाँ, it is an anomalous behavior of water, but why that anomalous behavior of water exists? चलो, I will help you out. क्या हो रहा है अभी देखो, आपको पता है यहाँ पे इन स्ट्रक्चर ऑफ आइस देयर आर सम वैक्यूल्स. वैक्यूल्स मतलब कुछ खाली जगह है, राइट? वहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, खाली जगह एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वहां कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है. एम्प्टी स्पेस है बट वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. जब आप क्या करोगे, जब आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे हूं, मतलब मैं आइस में हूं, राइट? अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के जा रहा हूं 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ. मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसको वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो वाटर में जब कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, आइस से जब वाटर जा रहा है तो उसका जो ये है क्रॉस लिंक नेटवर्क है वो ब्रेक हो रहा है. वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. अगर वो ब्रेक हो रहा है, एक मिनट, हाँ, अगर वो ब्रेक हो रहा है, क्रॉसिंग नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये पास पास में टूटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स होके पास में आ जाएंगे. जो अंदर की जगह थी वो कम हो जाएगी. जब अंदर की जगह कम हो जाएगी तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ने लगेगी. इसी कारण से आप देखो, जब पानी में आप फ्रीज में एक बॉटल रखते हो, फ्रीजर में पूरा ऊपर तक भर के, तो जब बॉटल निकालते हो बाहर तो बॉटल पूरी फैल जाती है, उसका ढक्कन टूट जाता है, क्रैक हो जाती है. तो रीजन बिहाइंड कि जब वो आइस में जाता है तो ये एम्प्टी स्पेसेस अंदर बनने लगती है, जिस कारण से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम होती है. पर जैसे फ्रिज से बाहर निकालोगे, बाहर का टेम्परेचर कम है, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा. पर ध्यान रखो, जब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, यहाँ एनर्जी वो अब्सॉर्ब कर रहा है, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है. थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ेगा. तो आप आराम से बैठो, जहां बैठो वहां का सरफेस गर्म कर दिया जाए तो तुम लोग भागने लगोगे ना. मतलब थर्मल एनर्जी से इंसानों के पास या मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है. तो अब जब
इन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 0 से 4 की तरफ बढ़ रहा है, तो उस टाइम में भी क्या हो रहा होगा, इन मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी मिल रही है। मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलने के कारण उनका थर्मल एक्सपांशन हो रहा है, मतलब थर्मल एनर्जी आने से क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपांशन हो रहा है, और थर्मल एक्सपांशन होने के कारण तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, थर्मल एक्सपांशन के कारण तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। इसी कारण से उसको अनोमलस बिहेवियर बोल रहे थे। बट हो क्या रहा है कि हाँ थर्मल एक्सपांशन हो रहा है, थर्मल एनर्जी आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मल एक्सपांशन भी हो रहा है, बट उसके मुकाबले ये जो स्ट्रक्चर ढह गया एक साथ, उसके अंदर के जो वैक्यूम्स है वो तो गायब हो गए। अगर उसके अंदर के वैक्यूम्स गायब हो गए, स्ट्रक्चर ढह गया, मतलब वो चिपक गया, तो इसके अंदर जितना वॉल्यूम कम हुआ, क्या उतना ही वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन बढ़ा रहा है? नहीं, थर्मल एक्सपांशन वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा रहा है, बट कोलैप्सिंग से जो वॉल्यूम कम हुआ वो ज्यादा कम हो गया, जिस कारण से आपकी डेंसिटी पहले बढ़ गई। मतलब फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस थर्मल एक्सपांशन के कारण जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो कम है एज कंपेयर टू अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वॉल्यूम कम हो रहा था उसके मुकाबले, और ओवरऑल आपका वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब थर्मल एक्सपांशन एक लेवल बढ़ा रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको 2 लेवल कम कर रहा है। मतलब ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? ओवरऑल वॉल्यूम कम ही हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये बिलो 4 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है कि थर्मल एक्सपांशन जो वॉल्यूम बढ़ा रहा है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वॉल्यूम कम हुआ वो एग्जैक्टली इक्वल कर जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम पॉसिबल है। क्यों? अभी तक वॉल्यूम ओवरऑल कम ही हो रहा था, अभी तक वॉल्यूम ओवरऑल कम हो रहा था, बट अब 4 डिग्री सेल्सियस पे थर्मल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की इतनी बढ़ गई कि वो और एक्सपांड होना चाहते हैं, और इस कंडीशन पे लगभग वाटर के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड कोलैप्स हो चुके थे, जो सॉलिड में थे थोड़े कम बन गए, और इस कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो वॉल्यूम कम हो रहा था टूटने से और थर्मल एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ रहा था, वो दोनों का चेंज इक्वल हो गया। मतलब ये वो वॉल्यूम है जो सबसे कम पॉसिबल है, इससे और कम जाना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से आपकी डेंसिटी यहां क्या आ रही है, मैक्सिमम। और जैसे आप अबव 4 डिग्री सेल्सियस जाओगे तो अब थर्मल एक्सपांशन से जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जो वॉल्यूम कम हो रहा है उसके मुकाबले ज्यादा है। मतलब ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, और ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी फिर कम हो गई, और इसी कारण से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ती है और फिर डेंसिटी घटती है। बाकी मॉलिक्यूल्स में ये नहीं होता, सिर्फ वाटर में ऐसा हो रहा है। इसी के लिए इसको हम एनोमलस बिहेवियर बोल रहे हैं। इसको एनोमलस बिहेवियर बोलने का रीजन ये भी है, क्यों नॉर्मली आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी का ही इफेक्ट आना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ता जाना चाहिए, बट यहां पे इन दिस रेंज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस या लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोलैप्सिंग होने के कारण वॉल्यूम ओवरऑल ज्यादा तेजी से कम हो रहा है जितना थर्मल एक्सपांशन से बढ़ रहा है उसके मुकाबले। तो ओवरऑल वॉल्यूम कम ही हो रहा है, इसकी डेंसिटी रफ्तार में बढ़ रही है, एक लेवल तक मैक्सिमम रीच कर रही है। कहां मैक्सिमम लेवल रीच कर रही है? जहां आपका थर्मल एनर्जी और हाइड्रोजन बॉन्ड से जो कोलैप्सिंग का वॉल्यूम का कम का इफेक्ट है वो दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहे हैं, और अगर इन दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज करेंगे तो आपकी डेंसिटी अब ये जो है मैक्सिमम है। क्यों? इसके बाद थर्मल एनर्जी का इफेक्ट और बढ़ जाएगा, कोई टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, मान लो अभी बैठे हुए हो, जैसे हम क्या होता है हम गाड़ी पे बैठे हुए हैं समर डेज में, 2 व्हीलर पे स्पेशली, सीट गर्म है, हम क्या करते हैं बैठते हैं, तो जो भी ड्राइवर होता है वो क्या करता है, से पानी डालता है एक ग्लास, उसको पोंछता है, बैठता है, वो वही पानी डालता है जहां वो खुद बैठने वाला है। पीछे कोई बैठने वाला तो वहां वो पानी डालता, तो वो आया थोड़ा गर्म में बैठ गया, थर्मल एक्सपांशन हो रहा है फिलहाल, पर जो पीछे वाला के बैठेगा उसको थर्मल एक्सपांशन बहुत ज्यादा मिल रहा है क्योंकि उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा है, तो वो और ज्यादा दूर फैलेंगे, और ज्यादा दूर फैलेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम और बढ़ेगा, ओवरऑल वॉल्यूम और बढ़ेगा तो आपका डेंसिटी डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? यू कैन गिव अ हेडिंग anomalous behavior of water. Let's move ahead. Then let's move to intra molecular hydrogen bonding. जब मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बोलता हूं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं,
इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो गया, ये एक ही मॉलिक्यूल है, दिस इज नोन एज सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। इसमें देखो ये हाइड्रोजन और ये OH, मतलब इसका अगर मैं अगर ऐसा आप समझना चाहो सिंपल तरीके से, तो ये OH है और ये एक CHO लगा हुआ है, ठीक है। दो ग्रुप लगे हुए रिंग में, फर्स्ट पोजीशन पे लगा OH और सेकंड पोजीशन पे लगा है CHO। तो अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन आ रहा है, क्यों, ये बहुत पास में आ गया, ये बहुत पास में आ गया, तो ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल अगर हो रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इतना क्लियर है गाइस, पक्का। अभी आप मुझे बताइएगा कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर होगी या इंटरमॉलिक्यूलर होगी इस टाइप के स्ट्रक्चर में। सो कहा थे हम लोग, हाँ इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आप देखिए, हाँ ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या फिर इंटरमॉलिक्यूलर करेगा, ये मेरा सवाल है, और क्यों ये भी मैं जानना चाहता हूं। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर, एंड व्हाई। दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये कौन से पोजीशन पर अटैच है, देखो दिस इज अटैच एट मेटा पोजीशन, और ये कौन से पोजीशन पर अटैच्ड है, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे देखो ये एटम कहीं पास पास हो गए, ये एटम क्या हो गए, बहुत पास पास हो गए। या मैं मेटा या फिर मैं पैरा पोजीशन ले लूंगा ना, तो जो जिनको बॉन्डिंग करनी है अपने साथ एक दूसरे के साथ, वो बहुत दूर दूर है। और हाइड्रोजन बॉन्ड का एक वीक बॉन्ड है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, जब और वो भी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन के बीच में बन रहा है, डायपोल का बन रहा है। तो अगर ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेंगे, आटम बहुत दूर दूर रहेंगे, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना होता आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना है, मतलब आपको कौन सी पोजीशन चाहिए होगी, यू विल बी ऑलवेज नीडिंग एन ऑर्थो पोजीशन। अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें रिंग होती है उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे हम लोग, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है, तो जो आपका अटैच ग्रुप है वो आजू बाजू होने चाहिए, ना कि वो दूर दूर हो। समझ में आ रहा है, तो अगर आजू बाजू होंगे तो ही वो आसपास बन पाएंगे, और आसपास बन पाएंगे तो उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस है। बट अगर वो दूर दूर है, मतलब ये ऑक्सीजन बेचारा इस हाइड्रोजन को कैसे, तो अगर लाइन माननी है इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को, तो ये आसपास होने चाहिए, सीधी सी बात है। अगर इतने दूर दूर कर दोगे तो कोई अट्रैक्शन आने वाला उनके बीच में नहीं है, बिकॉज द डिस्टेंस इज फार बिग। तो जो अगर मान लो अट्रैक्शन होगा भी, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाली है वो इतनी कम होगी, इतनी कम होगी कि भाई आप उसको हाइड्रोजन बॉन्ड में कंसीडर नहीं करोगे, उसको वान डेर वाल्स फोर्सेस बोलोगे। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलने के लिए आपकी एनर्जी 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल के बीच में होनी चाहिए ही चाहिए। इधर क्लियर। अभी यहां मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर होगा। इंटरमोलिकुलर क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो दूसरा मॉलिक्यूल में उठा के लेके आ जाऊं जो कुछ इस तरीके से है, सॉरी कहा था नीचे, ये फोर्थ पोजीशन पे था ना CHO, तो इनके बीच में हो सकती है, या फिर घुमा के उसको इसके सामने लेकर आओ तब भी इनके बीच में हो सकती है, या घुमा के इसको इसके पास लेकर जाओ तब भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल को तो मैं कैसे भी रोटेट कर सकता हूं ना, बट एक ही रिंग में अटैच 1 और 4 पोजीशन में कोई अटैच है, जैसे यहाँ ये 1 पे है और ये 3 पे पोजीशन पे अटैच है, तो इनको कनेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको मैं मूव नहीं कर सकता। पर जब दो मॉलिक्यूल तो एक को सीधा पकड़ सकता हूँ, एक को उल्टा पकड़ सकता हूँ, कैसे भी गोल गोल घुमा सकता हूँ, कि जिससे उनके जो डाइपोल वाले हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाए, और डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर पॉसिबल होगी, किसमें, मेटा और पैरा पोजीशंस में। अगर आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है रिंग वाले कंपाउंड में, तो ऑर्थो पे ही पॉसिबल है, पैरा पे या मेटा पे पॉसिबल नहीं है, उसमें इंटर पॉसिबल होगी। क्लियर, नोट डाउन फास्ट।
डन। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताना इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, होगी या नहीं होगी, ये भी बताना है। ये आपका क्लोरोफिनॉल है, कौन सा, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। फिनॉल सुना है ना आप लोगों ने नाम, घर में यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, दैट इज फिनाइल। वो फिनॉल का ही एक वर्जन होता है, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो इसके ऑर्थोपोजिशन में क्लोरीन लगा, इसके लिए क्लोरोफिनॉल। ऑर्थोपोजिशन में नाइट्रो लगा, इसलिए नाइट्रोफिनॉल। ये वाला एग्जांपल हम एक ले चुके हैं इसमें ऑलरेडी, मैं वो फिर से लिख देता हूं। दिस वाज ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड, क्लियर है। या ऑर्थो आपका ये मिथाइल है, तो ऑर्थो मिथाइल मिथाइल एल्डिहाइड फिनॉल भी बोल सकते हो, नॉर्मली वी कॉल इट एज सैली डिहाइड। डन। तो आप मुझे बताओ इसमें इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी ऑर्थो ऑर्थो में, तो इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये होगा माइनस डेल्टा, ये होगा प्लस डेल्टा, और ये होगा माइनस डेल्टा। तो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, बट विच टाइप, इंट्रा, राइट। इसमें देखो NO2 है, तो ये फिर माइनस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है। इसमें जो ऑक्सीजन है, ये अगर ऑक्सीजन हटा दूं तो एक डबल बॉन्डेड हो जाएंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है। ये माइनस डेल्टा है, तो ये प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा के बीच में एक अट्रैक्शन बनेगा, एंड दिस अट्रैक्शन विल बी नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इसमें हमने देखी चुका है कि किस तरीके से होगा। डन। यस। अभी एक ऑर्गेनिक का कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक कार्बन पे ऑन वन कार्बन 2 OH ग्रुप कभी अटैच नहीं करना, ये स्टेबल नहीं होते, ये स्टेबल नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये आपके पास है CH2OH OH, आपने कोशिश की एक कार्बन पे 2 OH लगाने की, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होने वाले, ये तुरंत एक पानी बाहर निकालते हैं। क्या बाहर निकालते हैं? दे फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड O, ये पानी डिहाइड्रेट होकर बाहर निकल जाएगा एंड दे फॉर्म अ कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई OH भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और दोनों की खींचने की ताकत इतनी ज्यादा है कार्बन सस्टेन नहीं कर पाएगा। कार्बन बोलेगा भागो यहां से। समझ में आया क्या? अब वैसे भी याद रखना, एक कार्बन 2 धातु के पहले नहीं रख सकता। समझ में याद रहेगा कभी भी? अगर किसी पे एक ही कार्बन में 2 धातु के पहले है, मतलब उसने कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन दिखानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे CCl3 CHOH ट्वाइस, इस कंपाउंड में एक कार्बन पे 2 OH है। मैं दिखाता हूं किस तरीके से। तो ये आपके 3 Cl है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी दिखानी पड़ेगी, OH OH और H। तो ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस डेल्टा होगा, कार्बन प्लस डेल्टा होगा, ये माइनस डेल्टा होगा तो ये और डेल्टा हो जाएगा, ये माइनस डेल्टा होगा, ये प्लस डेल्टा होगा। तो इस माइनस डेल्टा और इस प्लस डेल्टा के बीच में क्या आ जाएगा, सॉरी इस माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा बोलेंगे या इंटर बोलेंगे? इंटर बोलेंगे या इंटर बोलेंगे? इंटर। इंटर। ये एक मॉलिक्यूल है कि 2 मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल। कहां से 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, ये पूरा एक, बीच में बॉन्ड नहीं दिख रहा है तुमको, डॉट वाला नहीं दिख रहा है क्या वहां पे कुछ? हाँ सर, इंट्रा बोला। दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल हैविंग ऑल कनेक्टेड बॉन्ड्स, बट ये Cl और ये H के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि वो आमने सामने आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, ऊपर से एक प्लस डेल्टा और एक माइनस डेल्टा है, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। इससे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनने से पहले ही कंपाउंड बनता है।
और ये बहुत कम कंपाउंड ऐसे मिलेंगे ऑर्गेनिक में जिसके एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH है, देखो, और वो स्टेबल है। ये यहाँ पे इसी के लिए स्टेबल है जस्ट बिकॉज कि उनके बीच में क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो कहीं ना कहीं इसको एक स्टेबिलिटी दे रही है, जो कहीं ना कहीं इसको एक स्टेबिलिटी दे रही है, जिस कारण से ये एक ही कार्बन पर 2 OH होने के बाद भी स्टेबल है। और अगर हटके है तो काम का है एग्जाम के हिसाब से। नॉर्मली एक कार्बन पर 2 OH नहीं होते, अगर रहे तो क्या होता है, तुरंत पानी बन के बाहर निकलता है। बट क्लोरीन नाम का कंपाउंड स्टेबल है थोड़ा बहुत नॉर्मल कंपाउंड से, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है किसके बीच में, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर? पक्का? यस सर। एवरीवन समझ में आया? तो ये कौन सी बॉन्डिंग हुई, इंटर हुई कि इंट्रा हुई? इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है तो इट विल बी नोन एज इंट्रा। दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते तो इंटर। ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा। कौन सा वाला? तो उसको भी हमें इंट्रा ही बोला था। हाँ, उसमें देखो, उसमें क्या हो रहा था, जो तुम ये वाला बोल रहे हो ना, डायमर वाला, तो ये बेटा ये एक मॉलिक्यूल है और ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल, और उन दोनों के बीच में डॉट डॉट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। और यहां क्या हो रहा है, देखो ये दोनों मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल और ये पूरा एक मॉलिक्यूल किससे कनेक्टेड है, डॉट डॉट से। अब यहां आ रहा है, आपका दिख रहा है, तो दिखते वक्त ध्यान दीजिए कि बीच में एक सॉलिड बॉन्ड भी है कोवेलेंट का। मैंने जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डॉट से बना रहा हूं, ये डॉट है, ये डॉट है, पर बीच में देखो कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, वहां पे वो कनेक्टेड थे क्या आपस में, नहीं, ऊपर नीचे से डॉट डॉट से कनेक्टेड थे। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, ये एक ही मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अंदर ही अंदर बॉन्डिंग हो रही है, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिख रहा है? नाउ अभी मैं फिर उसी एग्जांपल में वापस आता हूं जो हमने शुरू किया था। ये इसके बीच में क्या हो रही है, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अभी ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या हो रहा है, देखो देयर इज अ रिंग फॉर्मेशन, ये पूरा एक क्लोज रिंग बन रहा है, दिख रहा है क्या? पहले वो अलग अलग था, बट ये डॉट डॉट चिपकने के कारण ये एक प्रकार से क्लोज रिंग बन गया। क्लोज रिंग बन गया और द स्टेबिलिटी बढ़ गई, एंड दिस रिंग फॉर्मेशन इज नोन एज चिलेशन। रिंग फॉर्मेशन इज नोन एज चिलेशन। जहां भी आपके ये चिलेट या चिलेशन वर्ड दिखा तो समझ जाना कि वहां क्या हो रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग। तो केमिस्ट्री में उसको चिलेशन बोला जाता है। तो जहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको चिलेशन कॉमनली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो विद इन द मॉलिक्यूल होगा, तो उसमें चिलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लोज स्ट्रक्चर बनना ही बनना है, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल बन रहा है तो क्लोज स्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा। और जिस कारण चिलेशन होने के कारण एक्स्ट्रा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करेगा। जितनी कम एनर्जी पर रहेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। क्लियर है श्रेया? पक्का? हाँ सर। अभी यहाँ पे रिंग हमेशा नहीं बनते, रिंग बनाने के लिए या रिंग के स्टेबल रहने के कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि रिंग जो है वो एटलीस्ट 5 या 6 मेंबर की होनी चाहिए। कितने मेंबर की होनी चाहिए? क्योंकि अगर 5 से कम लोगों की रिंग बनाओगे तो उनके बीच के बॉन्ड एंगल बड़े आड़े टेढ़े बनेंगे। जैसे मान लो अगर मैं 3 लोगों की रिंग बनाता तो एंगल बहुत 60 डिग्री का हो जाता, 60 डिग्री का हो जाता तो उनके बीच में बहुत स्ट्रेन आता, तो फैल के आराम से नहीं बैठ पा रहे। अगर फैल के आराम से नहीं बैठ पाएंगे तो उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेन बनेगा और बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब अगर रिंग आपको चाहिए तो कम से कम 5 मेंबर के बना रहे हो, मतलब पेंटागन बना रहे हो, तो एंगल जो है वो आपका बढ़ा रहा है, लगभग 98 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 98 डिग्री का एंगल बनेगा मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है।
ठीक है, या आप 6 में बनाओगे तो हेक्सागोन बनेगा, एंगल विल बी 120 डिग्री, एंगल विल बी 120 डिग्री। पर 6 या 5 में बनाने का रीजन ये है कि देयर विल बी मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेन, देयर विल बी मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेन। जो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो जितना दूर होगा उतने इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितना बॉन्ड एंगल कम होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास आएंगे दो बॉन्ड के, उनके बीच रिपल्शन होगा और बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए चिलेशन होने की पहली कंडीशन है कि रिंग शुड बी एटलीस्ट 5 और 6 मेंबर। 7-8 मेंबर का भी काम नहीं करेगा, कि ज्यादा बड़ा कर दोगे तो भले बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है बट एटम बहुत दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी उतनी, बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा तो मतलब का नहीं है। देन सेकेंड, इट शुड बी प्लेनार। प्लेनार मतलब आपके ऑल एटम इन द सेम प्लेन्स, ऑल एटम इन अ सेम प्लेन। भाई क्यों? मान लो ये 5 लोग हैं, एक प्लेन में है तो आसपास है डिस्टेंस, बट एक एटम यहां है, एक एटम यहां, एक एटम इधर, भले 5 लोगों की रिंग बन रही है बट एटम का डिस्टेंस इतना दूर दूर हो गया कि आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी के लिए अगर आपकी रिंग बन रही है तो रिंग शुड बी प्लेनार इन नेचर। जैसे मैं यहां की बात हूं, ये नाइट्रोजन 1, ये कार्बन 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये सारे के सारे 6 एटम किसमें होंगे? एक ही प्लेन में। किसमें है? एक ही प्लेन में है और 6 मेंबर है। इस कारण से ये रिंग जो नई बन रही है दैट इज स्टेबल। क्लियर? अभी इसमें देखो, इसमें बन रही है, देखो 1 2 3 4 और 5, तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट स्टेबल। क्लियर? इसमें देखो, इसमें अगर मैं इसको हटा के ऐसा कर दूं, H, ये हट गया, ये H और ये डबल बॉन्ड O, देखो 1 2 3 4 5 और 6, जो आपस में रिंग में जुड़े हुए लोग हैं वो कितने हैं? 6। तो मतलब अगर आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, तो वो तभी स्टेबल बनेगा जब कम से कम 5 या 6 लोगों से ज्यादा लोग ना हो। अब इसका एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूं मैं, देखो अगर मान लो अगर ऐसा होता कि वो बन जाती, तो अभी ये OH है, ये CH डबल बॉन्ड O, मान लो इनके बीच में मैं जबरदस्ती एक बॉन्ड बनाता, जबरदस्ती बनाता तो क्या बोलता? इंट्रामोलिकुलर बोलता, कि विद इन द मॉलिक्यूल बन गया। बट अब जो रिंग कितनी बड़ी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग की रिंग बन गई, तो क्या इसमें सच में इंट्रामोलिकुलर बनाना चाहिए? नहीं। क्या इसमें सच में इंट्रामोलिकुलर बनाना चाहिए? नहीं, क्योंकि भाई स्ट्रेन कितना बढ़ेगा, देखो यू जस्ट लुक एट द स्ट्रेन विल राइज एक्सपोनेंशियली एंड देयरफॉर इसको ऐसा रिंग बनाना, मतलब यहां इंट्रा बनाना नहीं पॉसिबल है, तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाना चाहेगा? इंटर। इसीलिए हमने बोला कि मेटा पैरा क्या बनाते हैं? दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर H bonding. Done? Is that clear, guys? Everyone? Okay? Now let's move towards the melting and boiling point concept. मैं कहाँ तक, मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ चाहिए थे। वैन डर वाल्स फोर्सेस शुरू नहीं कर रहे हम लोग, उससे पहले हम देखना चाहेंगे समथिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। विल टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड ये इसी में आएगा, मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस भी इसका एक पार्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी दो चीजें पे डिपेंड करता है, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे
और दूसरा है they do depend upon van der Waal forces। किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे और दूसरा किस पे डिपेंड करते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। अब बॉइलिंग बोला या फिर मेल्टिंग बोला तो कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड मेल्टिंग या बॉइलिंग? अब बॉइलिंग बोल रहा हूं मतलब क्या हो रहा है, एक लिक्विड है, उसके बहुत सारे आटम जो है एक दूसरे से चिपके हुए, मॉलिक्यूल्स बोलो पार्टिकल्स बोलो, चिपके हुए हैं। बॉइल करके मैं क्या कर रहा हूं, को वेपराइज कर रहा हूं। जब बॉइल करके वेपराइज कर रहे हैं तो सारे मॉलिक्यूल हवा में धीरे धीरे उड़ने लगे, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपका हुआ था लिक्विड फॉर्म में, वो दूर दूर हो गए, हाँ ना? मतलब अगर मैं बॉइलिंग करवा रहा हूं तो मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? इवन अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं, दैट इज मेल्टिंग, उस वक्त भी यही हो रहा है कि भाई सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं उसको सॉलिड से लिक्विड भी कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा हूं, जिससे पहले मॉलिक्यूल हिल भी नहीं रहे थे एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, अब वो हिलने डुलने लग गए। इधर क्लियर? तो अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं या फिर उड़ रहे हैं हवा में, मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट मैं बोल रहा हूं, एक तो पॉइंट मतलब एक टेम्परेचर होगा जिसपे ये होगा, बट ये जब होगा तो बेसिकली आपका क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने से ही आपका मेल्टिंग भी होगा, और उसको और ज्यादा ब्रेक करोगे और टेम्परेचर दोगे तो बॉइलिंग होगा। क्योंकि जो दो मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं सॉलिड स्टेट में, उसको आपने टेम्परेचर दिया, चटके दिए, वो बेचारे थोड़ा थोड़ा पिघलने लगे, लिक्विड बन गया। आपने और चटके दिए, वो झेल नहीं पाए, वो हवा में उड़ने लगे। मतलब अल्टीमेटली आपने क्या किया, उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दिया। इतना क्लियर है? जब वो इतना कम कर दोगे कि वो एक दूसरे से चिपके नहीं रह पाएंगे, तब वो गैस में चले जाएंगे, दैट इज वेपर। इतना क्लियर है गाइस यहां तक? अभी अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की, तो इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें ब्रेक करने हैं। अब ये दो तरीके के इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉमनली देखते हैं, एक को बोलते हैं एज बॉन्डिंग और दूसरे को बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। एज बॉन्डिंग हमने अभी देखा क्या होता है। वैन डर वाल फोर्सेस दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा सरफेस एरिया। फर्स्ट प्रायोरिटी वैन डर वाल फोर्स चेक करने के लिए सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट को दी जाती है। किसको दी जाती है? तो अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तब जाकर उनका सरफेस एरिया चेक किया जाएगा, नहीं तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, किसको अगर वैन डर वाल फोर्स कंपेयर करना है दो मॉलिक्यूल का बीच का, तो किसका ज्यादा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, जिसका वजन ज्यादा, उसका वैन डर वाल फोर्स भी ज्यादा। बट अगर दो मॉलिक्यूल का वैन डर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट सेम है तब कंपेयर किसको करेंगे? सरफेस एरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको पहले ले रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद में लूंगा। मान लो मेरे पास ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन और हीलियम, ये 5 नोबल गैसेस है। नोबल गैस है मतलब ये एटॉमिक गैसेस है, मोनो एटॉमिक गैसेस है, सिंगल एटम की गैस है। इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि डायपोल मोमेंट ही नहीं है ना? ये तो सिंगल सिंगल एटम है। अगर इनको लिक्विफाई करना है, मतलब मेल्ट करना है या बॉइल करना है, तो बेसिकली इनके बीच में इन दोनों में से कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला या वैन डर वाल वाला? वैन डर वाल। वैन डर वाल एक्ट करेगा। अगर वैन डर वाल एक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे। तो अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करके दो, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो मुझे पता है हीलियम का मास 4 होता है, और जैसा आगे बढ़ते जाऊंगा तो मास बढ़ रहा है। हीलियम के नीचे नियॉन आता है, नियॉन के नीचे आर्गन आता है, आर्गन के नीचे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के नीचे ज़ीनॉन। तो जैसे से मैं ऐसे इधर मूव कर रहा हूं तो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है मतलब इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो मेल्ट हो जाए या फिर वो बॉइल हो जाए।
मतलब जीनॉन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्रिप्टॉन से ज्यादा होगा, क्रिप्टॉन आर्गन से ज्यादा होगा, आर्गन नियॉन से। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जहां हम वैन डर वाल्स फोर्स देख रहे हैं वहां सिर्फ ये देखो कि आपका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। शर्त है वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही हो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो वैन डर वाल्स फोर्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे ही आंसर किया जाएगा। उसको मैं समझाने का हूं, अभी मैं वैन डर वाल्स फोर्स से पहले लेना हूं। इतना क्लियर? एवरीवन गॉट द पॉइंट? कि Yes, भाई sir. आपका जिस तरीके से ये बढ़ते जाएगा उस तरीके से आपका वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ते जाएगा। तो जिसका मास ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। एवरीवन गॉट इट? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. देन मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 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 CH3। ये एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 CH2 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7। CH3 CH2 C CH3 CH3 4 5 6 7। दिस इज कंपाउंड 3। अब बताओ किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा और क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही इसमें, वैन डर वाल्स फोर्सेस पे ही हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन ऐसे किसी से अटैच होना चाहिए जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो या तो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, वो तो हमारे केस में नहीं आता। हमारा हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? फ्लोरीन, नहीं तो ऑक्सीजन, नहीं तो नाइट्रोजन, या फिर कार्बन ऐसा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो। ठीक है, इनमें से कुछ है क्या ऐसे का हाइड्रोजन अटैच है कि नहीं? मतलब हमारा ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम का किस्सा होने वाला नहीं है। तो अब बताओ आप 1 2 और 3 में किस पे सबसे ज्यादा, किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा और क्यों? तो हमारा हाइड्रोजन भी है, मतलब कि सभी के सर सभी थर्ड में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे को 7 ही दिख रहे हैं। हाँ सर, सर अब इक्वल है। तो वैन डर वाल्स फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे? एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा सरफेस एरिया। तो मॉलिक्यूलर वेट तो तीनों का सेम हो गया। तो अगर तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो दूसरा पैरामीटर देखना पड़ेगा, सरफेस एरिया। Surface area. फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया ज्यादा लग रहा है हमको, ज्यादा होगा। थर्ड का सरफेस एरिया ज्यादा लग रहा है, तो सही बात है। तो इसका वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने बताते हुए स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया। सरफेस एरिया ऑफ इंटरैक्शन चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्या चाहिए? सरफेस एरिया ऑफ इंटरैक्शन चाहिए। मतलब मुझे सरफेस एरिया बढ़ानी चाहिए, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो सरफेस एरिया इंटरैक्ट करेगा, कि जितना दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करेंगे उतना उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना आपका वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा। तो अभी अगर आपको लगता भी होगा कि इसका ज्यादा है और इसका इंटरैक्शन कम है और इसका सबसे कम है, तो गलत लगता है। इसका इंटरैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम और इसका उससे भी कम। मतलब 1 वाले का बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन 2 वाले का विल बी ग्रेटर देन 3 वाले का। क्यों 1 में हम बोल रहे हैं, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों। 1 में हम बोल रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया ऑफ इंटरैक्शन मैक्सिमम है गिवन तीनों कंपाउंड में, और इसका अर्थ यह हुआ कि स्ट्रेट जितने रहेंगे उतना सरफेस एरिया ऑफ इंटरैक्शन बढ़ेगा, और जितना फैलेंगे उतना सरफेस एरिया ऑफ इंटरैक्शन कम होगा। अब क्यों, मैं समझाता हूं। देखो अभी इसको मैं ऐसा लिख सकता था, ये मैं वही उसी पे हूं, हेडिंग कट कर रहा हूं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और 7 कार्बन। तो दूसरा अगर ऐसा आ गया
तो इसको इससे इंटरेक्ट करने में कितना इजी हो गया ना, क्योंकि एक दूसरे खांचे में फंस रहा है, दिख रहा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक मॉलिक्यूल का नहीं होता, वो तो पूरे लिक्विड का मास का है ना, या मेल्टिंग का पूरे सॉलिड का है, तो सॉलिड में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ना, तो एक मॉलिक्यूल को देखो मत, अगर मॉलिक्यूलर वेट देख लिया तो बात खत्म, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका हो गया, खत्म बात। बट अगर मॉलिक्यूलर वेट तीनों एग्जांपल में सेम थे, अगर तीनों में मॉलिक्यूलर वेट सेम थे, और अब अगर डिसाइड करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम, तो अब आओ भाई उनके सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रेट चेन है तो बड़े आसानी से वो इंटरेक्ट कर गए। पर जो दूसरा वाला एग्जाम्पल था 1 2 3 4 5 6 7, उसमें 6 तक था और एक ब्रांच थी, तो जब मैं दूसरा वाला लेके आऊंगा ब्रांच वाला, तो जब ये इंटरेक्ट करने जाएगा ना, तो ये ब्रांच बीच में आ जाएगी, जिस कारण से वो उतने अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। और तीसरा वाला एग्जांपल था, इसमें आप आगे पीछे दोनों एक से आ जाएगी, तो जब मैं दो मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करवाना चाहूंगा तो वो उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसमें सरफेस ऑफ एरिया ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें सबसे कम देखने को मिलेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेस फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और प्लेनर, जो प्लेन में है ना, सारे के सारे एक ही प्लेन में, मतलब एक लाइन में, और डिक्रीजेस फॉर ब्रांच्ड कंपाउंड। और जैसे आपका ये डिक्रीज होगा तो आपका वैन डर वाल्स फोर्स भी डिक्रीज होगा, और उस कारण से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल में अगर आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है तो उनको उड़ाना बड़ा आसान है। मान लो अब एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं जो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, मैं आगे क्लास में बोला एक दोनों अलग अलग बैठो, तो बड़े आसानी से अलग अलग हो जाएंगे। बट मान लो दो एकदम बेस्ट फ्रेंड बैठे एक बेंच में, मैं आया क्लास में बोला दोनों अलग अलग बेंच पे बैठो, तो पहले एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, क्यों, इंटरेक्शन ज्यादा है ना, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर थोड़ा सा रजिस्ट करेंगे, फिर देखेंगे सब दूसरी बार कब बोलते हैं। मतलब ये चीजें कब हो रही है, ये चीजें तब हो रही है जब इंटरेक्शन स्ट्रांग हो। मतलब अगर मुझे दो मॉलिक्यूल को उड़ाना है अलग अलग हवे में, बॉइलिंग करवानी है, ठीक है, मतलब उनके बीच का इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो उड़ाना आसान रहेगा। और वो कम कब रहेगा, जब इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा तब कम रहेगा, या जब इंटरेक्शन कम होगा तब, क्योंकि तो डिस्टेंस इतना बढ़ने वाला है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इंटरेक्शन अपने आप कम हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट। इसी कारण से ये पहला वाला का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका इंटरेक्शन सबसे कम है। एवरीवन गॉट इट। क्या देखना है, वजन, जिसका वजन ज्यादा है, जो जितना मोटा उतना बॉइलिंग पॉइंट मोटा। क्यों, कि मोटे इंसान को हवा में उड़ाने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी और पतलों को कम लगेगी। मेरी तरफ मत देखो बोल बोल के, ठीक है, हाँ खुद की तरफ भी देख लो कुछ लोग तो। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले किस्से में। ये फिर इस पे नहीं हूं मैं, ये मेरे ख्याल से आज शुरू नहीं होगा, ये अगले क्लास में हम शुरू कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट एंड। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक ऐसा कुछ पढ़ा था कि भाई ग्रेटर देन 42 लेस देन 8, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड लाइक कोवेलेंट एंड आयोनिक, और ये वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो हमारा 8 से लेकर 42 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं ना कहीं वैन डर वाल्स फोर्सेस से बहुत स्ट्रांग है, उसकी जो वैल्यू है 8 से लेकर 42 के बीच में है, तो उसकी वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन वैन डर वाल्स फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कोई आ गया तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम एंड मेल्टिंग पॉइंट विल बी आल्सो मैक्सिमम एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्सेस वाले मॉलिक्यूल। जिनकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट कम देखने को मिलेगा, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम देखने को मिलेगा, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका ज्यादा देखने को मिलेगा।
इसका बेहतरीन एक एग्जांपल बताता हूं। मीथेन देखो, मीथेन इज CH4, राइट। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल। मीथेन गैस फॉर्म में मिलता है। इवन 4 कार्बन वाला अल्केन भी क्या मॉलिक्यूलर वेट है इसका? 48-58, 58 ग्राम पर मोल। ये हमारे घर में जो LPG सिलेंडर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये भी गैस फॉर्म में मिलता है। 1 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है? 58। एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है? 58। बट पानी कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 18 ग्राम पर मोल। इससे लगभग 1/3 है। 1/3 होने के बाद भी ये लिक्विड में मिलता है कि मॉलिक्यूल का चिपकाना है तो भाई उनके बीच में इसका वजन नहीं चिपकाना पानी के बीच में। वजन के हिसाब से तो उसमें पक्के में गैस होना चाहिए था कि अगर मीथेन 16 ग्राम पे गैस है, ये 58 ग्राम पे गैस है, तो इस बच्चे ने तो 18 ग्राम पे गैस ही होना चाहिए था रूम टेम्परेचर पे। इसमें लिक्विड में होने का कोई सवाल नहीं उठता। बट ये बदमाश बच्चा 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, और खुद कम वेट होने के बाद भी किसमें चले जाता है? लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे को हवा में उड़ने ही नहीं देते, जिस कारण से वो किसमें आ जाते हैं? लिक्विड में। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर रिस्पॉन्सिबल हो गई तो मॉलिक्यूलर वेट कुछ मत देखो, सीधा बोल दो भाई ये सबसे महान। समझ में आया क्या? क्लियर है? इनका मॉलिक्यूलर, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बाकी लोगों से हमेशा बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का एवरीवन? जैसा एक एग्जांपल मैं और दूंगा, C2H5OH, ये इथेनॉल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो 24 + 6 30 46 ग्राम पर मोल। दारू जो हमारे यहां लोग पीते हैं, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, अल्कोहल बोलता हूं मैं इसको, C2H5OH। जब भी मैं इस अल्कोहल की बात करता हूं ना, तो मुझे मेरे एक बहुत प्यारे से मित्र का नाम याद आता है, जिसका नाम था प्रशिक सोनकुसरे। ठीक है? हाँ, अपने जो प्रशिक है वो हंसते हैं मेरे ख्याल से, राइट? है ना? मेरा जो दोस्त था उसका नाम था प्रशिक सोनकुसरे। तो व्हेन वी वर इन माय 11, तो हमें एक दिन बोला गया कि भाई फंक्शन ग्रुप याद रखो। तो हमारे प्रशिक नाम के मित्रों को बोला गया था कि OH को अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें भी OH लगा हो उस मॉलिक्यूल को फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। OH इज अल्कोहल फंक्शन ग्रुप। तो सर ने बोला सबको एक एक फंक्शन ग्रुप दे दिया था और बोला था अगले दिन पूछेंगे। तो अगले दिन सर आए, सर ने बोला कि भाई OH नाम का फंक्शन ग्रुप किसको याद रखने के लिए बोला? तो हमने बोला सर वो अल्कोहल को बोला। तो आज भी मेरे ख्याल से हमारे बैच में आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता कि उसका नाम प्रशिक है। आज भी हम कहीं मिलते हैं, मेरे मोबाइल में उसका नंबर सेव अल्कोहल के नाम से ही है। वो बेचारा दारू वारू कुछ नहीं पीता, बट एक बार उसका नाम पड़ गया तो जब भी ये OH आता है तो मेरे को अपने आप उस बच्चे की, मतलब मेरे फ्रेंड की याद आ जाती है। चलो बाकी चीजें बाद में, काम पे आते हैं। 46 ग्राम पर मोल है। दारू लिक्विड में होती है कि वेपर में होती है भैया? लिक्विड। आजकल हैंड सैनिटाइज करते हो ना, पर देखो थोड़ी देर में उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा नहीं है कि लिक्विड में रहना चाहिए, बट लिक्विड में क्यों है? क्योंकि OH है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता दूसरे C2H5OH से। कि OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाटर में है ना, H2O मतलब क्या है? ये HOH है। तो आसानी से दूसरे इथेनॉल से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिस कारण से कम मॉलिक्यूलर वेट होने के बाद भी इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के बाद भी इट इज गैसेस। तो ये दिमाग में डाल दो कि भाई मैं खुद कैसे गेस करूं कि कौन लिक्विड में होगा इस टेम्परेचर पे, कौन गैस होगा। तो भाई सीधी सी बात है, 60 ग्राम से नीचे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो गैस में होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? 60 के ऊपर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो भी चांसेस बनते हैं कि वो लिक्विड में आ जाए। क्यों? उसका वजन बहुत भारी होते जा रहा है। 60 किलो तक स्टेबल इंसान, 60 के ऊपर मोटा इंसान। मेरा 100 है, टेंशन मत लो। ठीक है? डन? चलो आज यही रुकते हैं, इसको हम अगली बार पूरी डिटेल में कंप्लीट करेंगे।